डेली पढ़ रहे हैं। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का स्वागत है सौरभ शर्मा क्लासेस में। जल्दी से आ जाइए। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाएं। और आते ही लिंक को शेयर करें। सबसे पहला काम यही करें। और कल हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़ रहे हैं। उसी टॉपिक को अपन आगे लेके चलते हैं। जल्दी से आ जाइए बच्चों, सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं, समय हो गया है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं, नेशनल पार्क का अध्ययन कर रहे हैं। तो जल्दी सारे बच्चे आ जाएं। अर्चना बेटा गुड इवनिंग, जानकी बेटा गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे आ जाएं तो कक्षा आरंभ हो। शिलोंग जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएं बेटा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली। सुनील गोयल बेटा गुड इवनिंग। कल हम बहुत सारे अभ्यारण्य पढ़ चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताएं बच्चों, डायनासोर डायनासोर नेशनल पार्क किस जिले में है? जल्दी से बताइए। पहला प्रश्न, डायनासोर नेशनल पार्क किस जिले में है? जल्दी से बेटा आंसर दें। डायनासोर नेशनल पार्क किस जिले में है? प्रदीप पांडे बेटा गुड इवनिंग। सनी गोयल गुड इवनिंग। जानकी राठौर धार जिले में, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में डायनासोर डायनासोर के अंडों के अवशेष कहाँ मिले हैं? किस पार्क में? जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश में डायनासोर के अंडों के जो अवशेष हैं वो किस पार्क में मिले हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए बच्चों। हाँ, सभी का आंसर धार आया है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। अगला प्रश्न बता दीजिए। मध्य प्रदेश में डायनासोर के जो अंडे थे उसके जो है अवशेष किस पार्क में मिले थे? कल पढ़े थे बेटा। याद है? डिंडोरी, बहुत सही जवाब बेटा। डिंडोरी में मिले थे, बहुत सही जवाब है। ये आंसर दिया है जानकी ने, नहीं, रूपेंद्र राठौर ने दिया है। फॉसिल्स जीवाश्म पार्क में, लेकिन जो पदचिन्ह है वो मिले थे डायनासोर पार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला, ओमकारेश्वर। जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क बेटा खंडवा जिले में है। पहली बात तो ये
खंडवा मतलब पूर्वी निमाड़। ओके। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो बेटा किस में है, पूर्वी निमाड़ या खंडवा जिले में है। ओके, चलिए एक प्रश्न और बढ़िया है। निमाड़ में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जल्दी से आंसर देंगे। प्रश्न क्लियर बेटा। निमाड़ जिसे अनूप क्षेत्र कहा जाता था इतिहास काल में, उसी निमाड़ में स्थापित होने वाला पहला जो राष्ट्रीय पार्क था वो बेटा ओमकारेश्वर है। बेटा कौन सा है? ओमकारेश्वर है। याद रहेगा बेटा। सर सही नहीं दिख रहा है बेटा, लाइट तो प्रॉपर है, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा आपको? ओमकारेश्वर, ठीक है ना बेटा। 2004 में ये स्टार्ट हुआ था। 2004 में स्टार्ट हुआ था। उसका जो कुल एरिया है 651 वर्ग किलोमीटर है। बेटा कितना है? 651 वर्ग किलोमीटर। 2004 में ये स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी ये निर्माणाधीन है, तो याद रखें अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ कुछ भी नहीं है, बट नाम है कि मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क ओमकारेश्वर में है। अभी भी बेटा ये इनकम्प्लीट है। अभी भी बेटा ये इनकम्प्लीट है। बोलो बच्चों, आगे चले। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताइए। चलिए अगले हम बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको मालूम है कि ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। बेटा अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है बेटा, जल्दी से लाइक करें। वीडियो जल्दी से लाइक करिए बेटा। हाँ बेटा क्लियर है कि ये शिवपुरी जिले में है। एक प्रश्न बता दीजिए, मैं आपको पहले पूछ लेता हूं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, और आप नाम सुने होंगे क्वीन थी मैरी। क्वीन कौन थी बेटा? मैरी। ये 1911 में भारत आए थे, पता होगा। तो प्रश्न ये है कि इन्होंने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क की यात्रा की थी? जल्दी से बता दीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा या प्रवास पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। कान्हा है, या बांधवगढ़ है, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? चाहो तो मैं आपको ऑप्शंस दे दूं। प्रश्न क्लियर है? ऑप्शन सुन लीजिए। कान्हा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ है। जल्दी से बच्चों आंसर दें। जॉर्ज पंचम, आपको पता होगा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे 1911 में, और इन्हीं के सम्मान में पहली बार
जन गण मन गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और जनगण मन भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके राइटर तो आप जानते ही होंगे, सर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उसको सविता देवी ने पहली बार गाया था। तो इन जॉर्ज पंचम ने मध्य प्रदेश के एक पार्क की यात्रा की थी, उसका नाम था माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। और इन्हीं की याद में जॉर्ज केसल का महल बना हुआ है, याद रखना बेटा, शिवपुरी में। शिवपुरी में जॉर्ज केसल का जो महल है वो इन्हीं की याद में बनाया था। नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज पंचम। याद रहेगा बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पढ़ा है। हाँ बेटा, लाइक तो करो वीडियो को बेटा, बहुत कम लोग लाइक करे हैं, जल्दी से करें बेटा। बेटा प्रश्न क्लियर है? जल्दी बोलो बेटो। कि जॉर्ज पंचम की याद में मध्य प्रदेश में कौन सी बिल्डिंग बनवाई गई थी और कहां बनवाई गई थी, ये आपने सुना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है और यहाँ पर जॉर्ज केसल का महल बना हुआ है जो जॉर्ज पंचम की याद में बनवाया गया था। और ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है 1958 में हुई थी। बेटा कब हुई थी? 1958 में। यानी कि मध्य प्रदेश में कान्हा किसली के बाद जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है ना बेटा? कान्हा किसली के बाद जो दूसरा पार्क स्थापित हुआ मध्य प्रदेश में उसका नाम था माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये उद्यान 375 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 375 स्क्वायर किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बेटा? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस पार्क में सर्वाधिक वन घनत्व है। मध्य प्रदेश में जितने भी पार्क हैं उनमें से सर्वाधिक घनत्व की बात करेंगे, सर्वाधिक वन घनत्व इसी पार्क में है। ठीक है बच्चों? सर्वाधिक वन घनत्व किस पार्क में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। बेटा समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इस पार्क में सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील, सांख्य सागर झील बेटा मनिहर नदी पर है और दूसरी है जाधव सागर झील। तो याद रखें कि जाधव सागर झील और सांख्य सागर झील किस पार्क में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। और सांख्य सागर झील मगरमच्छ सफारी के लिए विख्यात है। मगरमच्छ सफारी के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। बेटा मगरमच्छ पालन केंद्र जो है वो 3 नदियों में है, चंबल, सोन, कैन। लेकिन मगरमच्छ सफारी शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? मनिहार नदी पर है सांख्य सागर झील। और बेटा यहीं पर सांख्य राजे सिंधिया की छतरी भी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सिंधिया वंश की छतरी का मतलब होता है जहां सिंधिया राजाओं की डेथ हुई, उनको दफनाया गया, उनकी कब्र। तो बेटा इनकी छतरियां कहां पर है? शिवपुरी जिले में है, कुछ ग्वालियर में भी है। तो सांख्य राजे, महारानी सांख्य राजे सिंधिया की छतरी कहां पर है? तो याद रखें शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। महारानी सांख्य राजे सिंधिया छतरी भी है और सांख्य राजे के नाम पर झील भी है, जो कहां है बेटा? माधव राष्ट्रीय उद्यान में।
बिल्कुल सही जवाब। खुशी सांकराय सिंधिया की छतरी यहीं पर है। कहां पर है? आगे चलते हैं। और इसी शिवपुरी में पधैया कुंड, नाम सुना होगा आपने, अच्छी तरह से याद रखें। पधैया कुंड भी यहीं पर है और यहीं पर तात्या टोपे की समाधि भी है। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग जो 1857 क्रांति में शहीद हुए थे देश के लिए, उनकी समाधि भी शिवपुरी जिले में है। और बधैया कुंड भी यहीं पर है बेटा। कोई दिक्कत? आगे चल रहे हैं बेटा। जो शिवपुरी है, सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, सिंधिया राजवंश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो भी शिवपुरी में ही है। बेटा एक प्रश्न आता है कि सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां थी, तो आंसर आएगा बेटा शिवपुरी। इसके अलावा सिंधिया वंश का जो शिकार क्षेत्र था जहां वो हंटिंग करते थे वो भी बेटा शिवपुरी है। एक प्रश्न आप बता दीजिए कि शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहते हैं या पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं या पर्यटन नगरी कहते हैं? इसका निकनेम क्या है? जल्दी से बताइए। सारे बच्चे कमेंट करें। शिवपुरी का निकनेम क्या है बेटा? पर्यटन नगरी या पर्यटकों का स्वर्ग? जल्दी से बेटा आंसर दीजिए। पर्यटन नगरी है या पर्यटकों का स्वर्ग है? हाँ, खुशी का आंसर आया है पर्यटन नगरी। जानकी राठौर भी कह रही है पर्यटन नगरी। रूपेंद्र राठौर का भी आंसर आया है पर्यटन नगरी। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। पर्यटन नगरी, सुनील त्यागी भी बोल रहे हैं पर्यटन नगरी, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश बच्चों, अच्छा खेल रहे हैं आप। रॉक्स का भी आंसर आ गया पर्यटन नगरी, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने पर्यटन नगरी आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो प्रिय बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न बता दीजिए, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। हाँ बेटा ये क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश में, जल्दी से बताइए बेटा। पचमढ़ी, खुशी का आंसर आया है पचमढ़ी, खुशी ने आंसर दिया है पचमढ़ी। रूपेंद्र का, रूपेंद्र, जानकी, सुनील, सभी के आंसर बिल्कुल सही है, पचमढ़ी, बहुत बढ़िया। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चनों में जो डिफरेंस है वो याद रखें कि पर्यटन नगरी किसे कहते हैं और पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और एक शानदार क्वेश्चन सुनिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक क्वेश्चन और है जो बड़ा शानदार है, सुनिए। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो NH3 नेशनल हाईवे 3 पर स्थित है? मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल हाईवे 3 पर है? तो नाम आएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। बेटा क्या आएगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। बेटा इसी तरह का प्रश्न हम कल पढ़े थे कि मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है जो नेशनल हाईवे 44 पर है। आपको पता है नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, मालूम है ना? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है, जम्मू से कन्याकुमारी तक। तो इस नेशनल पार्क पर मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? कल हम पढ़े थे, जल्दी से आंसर दें बच्चों। हाँ बेटा NH3 आगरा मुंबई है, बट हमारा प्रश्न अभी ये है कि नेशनल हाईवे 44 पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? NH3 पर जिस प्रकार माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऐसे ही NH44 पर कौन सा है? बहुत बढ़िया, जानकी कपूर, खुशी, सुनील त्यागी, इन तीनों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बेटा क्या नाम है?
पेंच राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है, पेंच नदी के नाम पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा फिर वापस लौट आइए, NH3 और NH25, शिवपुरी झांसी, शिवपुरी झांसी, और NH3 आगरा मुंबई। क्लियर है बेटा? NH3 आगरा और मुंबई के बीच में है, और NH25 शिवपुरी और झांसी के बीच में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान से दोनों हाईवे निकलते हैं। क्लियर बेटा? NH25 और NH3 माधव राष्ट्रीय उद्यान से दो हाईवे निकलते हैं। एक कौन सा बेटा? NH3 आगरा टू मुंबई, और दूसरा है NH25 जो शिवपुरी टू झांसी को जोड़ता है। ये था बेटा अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान। बेटा समझ में आया? जल्दी से बोलिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब अपन पहुंचते हैं बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। बड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है MP का बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो उमरिया जिले में है बेटा। किस जिले में पड़ता है बेटा? उमरिया जिले में। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। उमरिया को शहडोल से अलग किया गया था, है ना? उमरिया जिले में है। इसे 1968 में स्थापित किया गया था, और 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बेटा क्या शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। तो याद रखें कि बांधवगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1993 में हुआ था, और इसकी जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी। बच्चों क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा। जानकी राठौर 25 है, NH हाईवे 25 शिवपुरी टू झांसी। ओके बोलो बेटा। जानकी क्लियर है? NH 25 है जो शिवपुरी टू झांसी है, जो माधव से निकलता है। जानकी बेटा क्लियर है? 27 नहीं है। चलिए, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थापना और इसका जो क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर है बेटा। कितना है? वर्ग किलोमीटर। 437 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। बोलो बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत? चार सौ 37 वर्ग किलोमीटर। मनीष मंडेलिया आ गए तुम? आज पहली बार आए लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न बहुत शानदार है, आपको मैं पढ़ाया हूं करंट अफेयर में। मध्य प्रदेश का और भारत का, मध्य प्रदेश और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसमें हॉट एयर बैलून सफारी योजना शुरू की गई थी? बेटा नाम क्या था? हॉट एयर बैलून सफारी योजना। जल्दी से बताइए। शुरू की गई थी। दिसंबर 2020। बिल्कुल करंट का प्रश्न है, बिल्कुल करंट का प्रश्न है।
तो प्रश्न क्या है, भारत का कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसमें हॉट एयर बैलून सफारी योजना शुरू की गई थी? जल्दी से आंसर दे दीजिए बच्चों, हम आपके आंसर के इंतजार में हैं। जल्दी से आंसर दें। आंसर आया? हाँ, सुनील त्यागी का आंसर आया बांधवगढ़। जानकी राठौर का भी आंसर आया बांधव, बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन। बांधवगढ़ उमरिया भारत का और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां जो है हॉट एयर बैलून सफारी योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बांधवगढ़ और कान्हा, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा द्वारा जोड़ने की योजना प्रस्तावित है। बेटा याद रखना, जोड़ने की योजना प्रस्तावित है। बेटा ये सारे प्रश्न करंट अफेयर के हैं जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में किन किन राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारे के द्वारा जोड़ने का प्लान है, तो बांधवगढ़, उमरिया और कान्हा मंडला को, कान्हा और बांधवगढ़ को जंगल गलियारे द्वारा जोड़ने की योजना है। आगे चले बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? चलिए अगला प्रश्न, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तुलना रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। क्लियर? तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। कहाँ है बेटा? राजस्थान में है। इसकी तुलना बांधवगढ़ से की जाती है। इस तरह का क्वेश्चन हम कल भी पढ़े थे कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को सरिस्का अभयारण्य कहते हैं? क्या बोलते बेटा? सरिस्का नेशनल पार्क कहते हैं। ये हम कल भी पढ़े थे, इस तरह का प्रश्न है ना। पारस सिसोदिया बेटा गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हो पारस। हाँ तो बेटा रणथंभौर जो है राजस्थान में है और इसकी तुलना बांधवगढ़ से की जाती है। और हम कल पढ़े थे कि एमपी के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सरिस्का से की जाती है? कल याद है, कल पढ़े थे? जल्दी बता दीजिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है? जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए, अगर याद आ रहा है तो जल्दी से आंसर दें। मध्य प्रदेश के बेटा इसको तो बोलते हैं रणथंभौर। अब प्रश्न यह है कि सरिस्का की तुलना मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों। आंसर नहीं आया बच्चों अभी? वेरी गुड, मनीष ने लिखा है पन्ना, जानकी राठौर का भी आंसर पन्ना है, निशा का भी आंसर पन्ना। वेरी गुड, वेल डन बच्चों, पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है सरिस्का से की जाती है और बांधवगढ़ की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बेटा क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में, इसी राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ का किला भी है। बच्चों क्या है? बांधवगढ़ का किला। कई बार पूछा गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कि मध्य प्रदेश के किस किले को बोलते हैं भाई का किला? भाई का किला कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा एमपीजी के तो उसमें आया होगा कि बांधवगढ़ के किले को भाई के किले के नाम से भी जानते हैं। और किस जिले में बेटा? उमरिया। प्रश्न क्लियर है?
मध्य प्रदेश के किस किले को भाई का किला कहते हैं? तो बांधवगढ़ के किले को भाई का किला कहते हैं। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। बेटा इसी किले में, भाई के किले में या बांधवगढ़ के किले में शेष नाग पर भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है और उनके पैरों से चरण गंगा नदी निकल रही है। एक प्रश्न ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के किस किले में भगवान विष्णु की मूर्ति है चतुर्भुज रूप में, जो शेष नाग पर लेटे हुए हैं, भाई के किले में है, और इससे उनके पैरों से चरण गंगा नदी का उद्गम होता है। बोलो बच्चा, बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से बेटा लाइक करो वीडियो को। आप लाइक करना भूल जाते हैं बच्चों, जल्दी से लाइक करो। चलिए आगे चले। बांधवगढ़ में दो जो टाइगर थे, एक मेल एक फीमेल, बड़े फेमस रहे हैं। उनका नाम था चार्जर और सीता। चार्जर, जैसे मुन्ना फेमस था ऐसे ही चार्जर, आप सुनेंगे बत्सला था, एक हम पढ़े थे हाथी था बत्सला, ऐसे ही चार्जर टाइगर है, मेल टाइगर, और सीता फीमेल टाइगर था, जो इसी पार्क में विख्यात थे। और इसी चार्जर टाइगर के नाम पर चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया है। बांधवगढ़ में चार्जर पॉइंट भी है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक टाइगर के नाम पर चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया है? तो उसका नाम है बांधवगढ़। ओके, और कौन था चार्जर? जो है मेल टाइगर था और सीता फीमेल टाइगर थी। बोलो बच्चा, यहां तक दिक्कत? हाँ, चार्जर और सीता, बहुत बढ़िया, खुशी सही है। खुशी से बेटा क्या माना जाता है? जल्दी से बताइए बेटा। खुशी, विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ईश्वर के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान, नहीं मूर्ति तो बेटा यहाँ पे मूर्ति तो यहाँ पर है, भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है जो शेषनाग सैया पर है, और वहीं से उनके चरणों से, उनके पैरों से ये नदी निकलती है, नाम है इसका चरण गंगा। चलिए, बिल्कुल बेटा निकलती है, माना नहीं जाता, निकलती है बेटा। आगे चलते हैं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है बेटा कि ये सीधी और सिंगरौली जिले में है। बेटा कहां पर है? सीधी और सिंगरौली जिले में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले में है। 1983 1983 में ये स्थापित हुआ था और 2008 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू की गई थी। 1983 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ और 2008 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम को शामिल किया गया था। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? और जब एमपी का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। कब? जब एमपी का विभाजन नहीं हुआ था। बोलो बच्चा, यहां तक दिक्कत?
ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, बिल्कुल। और बेटा सिंगरौली में भी बेड़न, खुशी, सिंगरौली में भी जो प्रॉपर प्लेस है वो बेड़न है। होशंगाबाद में बेटा क्या है? संजय गांधी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। सुनील त्यागी क्या आंसर दे रहे हैं? होशंगाबाद में क्या है? अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बेटा होशंगाबाद में, करेक्ट। संजय गांधी है। ओके ओके ओके, होशंगाबाद। वो मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया बेटा। तो फिर ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी नहीं है फिर, वो बाय नेम चेंज हो गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है होशंगाबाद जिले में, बिल्कुल सही बात है, होशंगाबाद जिले में है। ये 1989 में 81 में स्थापित हुआ है और 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। वो नाम लिख दिया मैंने सतपुड़ा का और चर्चा कर रहे थे अपन संजय गांधी पर, ये मिस्टेक हो गया। 1999 में ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। बेटा क्लियर है? मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला होशंगाबाद है जहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है और 2 सेंचुरी हैं। याद रखें, मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला कौन सा है? होशंगाबाद, जहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, कौन सा? सतपुड़ा। और 2 यहां पर अभ्यारण्य है। कौन से बेटा? पचमढ़ी है और बोरी है। याद रखना, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में एक तो बेटा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? सतपुड़ा, और 2 अभ्यारण्य है, एक बोरी और दूसरा पचमढ़ी। तो बेटा सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है 1981 में बेटा इसकी स्थापना हुई और 1999 में ये प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में शामिल किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग किलोमीटर है। बेटा कितना है? एरिया 528 वर्ग किलोमीटर है। एक बहुत शानदार प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पार्क में, मध्य प्रदेश के किस पार्क में कृष्ण मृग या काले हिरण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कृष्ण मृग या काले हिरण किस पार्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो नाम आएगा सतपुड़ा। बेटा कहां पे नाम आएगा? सतपुड़ा नाम आएगा। बेटा क्लियर है? और ये उद्यान, नमस्ते बेटा, नमस्ते पेटू धाकड़। खुशी शर्मा बोल रही है कि सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर है। हाँ बेटा, बस मैं 5 मिनट बताता हूँ आपको, बड़े विस्तार से बताऊंगा आपको, डोंट वरी। वैसे मैंने पहले ही बताया था, शायद आप एब्सेंट रहे होंगे, मैं अभी बताता हूँ। बस ये खत्म होने वाले हैं पार्क, जैसे अभ्यारण्य शुरू हो रहे हैं 2 मिनटों में, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ बेटा, यह उद्यान पक्षियों के लिए भी विख्यात है, खासकर गौर पक्षी के लिए। इंडियन बाइसन बोलते हैं, गौर पक्षी के लिए भी सतपुड़ा विख्यात है। बोलो बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। और इसी राष्ट्रीय पार्क में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो चोटी है धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है 1350 मीटर, महादेव पर्वत पर है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जो हिल स्टेशन है वो भी पचमढ़ी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सागौन के वन है किस पार्क में पाए जाते हैं? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बोलो बच्चा, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए
अब अपन बात करते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं। संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है, बेटा ये है सीधी में और सिंगरौली, सीधी और सिंगरौली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इस पार्क की जो स्थापना है 1983 में की गई थी और 2008 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बेटा किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को। बोलो बच्चा। और 466 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जब एमपी का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी था। लेकिन विभाजन के बाद अब कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक खास बात मैं बताऊंगा आपको इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखनी है। बेटा एक नाम सुना होगा आपने, मोहन का। सुना है? ये व्हाइट टाइगर था। बेटा क्या था? व्हाइट टाइगर, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान में भरतरी वन क्षेत्र में रीवा के महाराज मार्तंड सिंह को मिला था। डेट थी 28 मई 1951। मध्य प्रदेश में रीवा के महाराज मार्तंड सिंह को एक सफेद शेर मिला था, उसका नाम मोहन था, व्हाइट टाइगर। और इस शेर को उन्होंने रीवा में 19 साल तक रखा था अपने महल में, गोविंदगढ़ महल में। याद रखना बेटा, नाम था गोविंदगढ़ महल। रीवा में गोविंदगढ़ महल है। ऐसे भी याद रखें कि मध्य प्रदेश में गोविंदगढ़ महल कहाँ है, तो रीवा में है। इस महल में मार्तंड सिंह ने 19 साल तक रखा था मोहन को, व्हाइट टाइगर। एक प्रश्न बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी कहां स्थापित किया गया? ये आपके लिए प्रश्न है, मैं यहां लिख रहा हूं। मध्य प्रदेश में प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी कहां स्थापित किया गया है? कहां स्थापित किया गया है? जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न क्लियर है? मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां स्थापित किया गया है? आंसर आया है खुशी शर्मा का रीवा। जानकी का भी रीवा है, निशा का भी रीवा है। बेटा ये आंसर सही नहीं है। रीवा है सफेद टाइगर। ओके, तो राजा मार्तंड सिंह रीवा के राजा थे, इन्होंने मोहन को रखा था। बेटा रीवा आंसर नहीं है, इसका आंसर है मुकुंदपुर सतना। याद रखना बेटा, मुकुंदपुर सतना जिला कौन सा है बेटा? सतना। याद रखना बेटा। करंट का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां स्थापित किया गया है? मुकुंदपुर जिला सतना। रीवा नहीं है बच्चों, रीवा नहीं है। ओके, याद रहेगा, सतना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान और बचा हुआ है, उसका नाम है वन विहार। इसको और पढ़ते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों समझ में आ रहा है?
ज्यादा तो नहीं हो रहा बेटा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ है बेटा? भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। बोलो बच्चा। 1979, 1979 में इसको स्थापित किया गया था। याद रखें बेटा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है और इसे 1979 में स्थापित किया गया, और 26 जनवरी 1983 इसे नेशनल पार्क बनाया गया। बेटा क्या बनाया गया? 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। बेटा क्लियर है? बोलो बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय पार्क है। मध्य प्रदेश का दूसरा, सेकंड स्मॉल। तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा? जीवाश्म। उसका एरिया बहुत कम था, 0.27 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे छोटा था। इसके बाद दूसरा छोटा ये है, और बड़ा तो आपको पता ही है, कान्हा है ना? बोलो बच्चों। तो दूसरा छोटा जो है वो ये है, कौन सा बेटा? वन विहार भोपाल। वन विहार भोपाल। आगे बढ़ते बेटा। इसी पार्क में सर्प उद्यान बनाया गया है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान बनाया गया है? तो आप बताएंगे वन विहार भोपाल में। वन विहार भोपाल में। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जो वन विहार से पूछा जाता है कि भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में सबसे पहले वन्य जीवों को गोद लेने की, एडॉप्ट करने की, गोद लेने की प्रथा स्टार्ट हुई या शुरू की गई थी? तो याद रखें, वन विहार। वन विहार में 2008। याद रखें, मध्य प्रदेश में वन्य जीवों को जो गोद लेने की प्रथा है वो सबसे पहले भोपाल के वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू की गई थी। बेटा इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एनिमल्स के लिए जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो आप पे करेंगे। उस वन्य जीव को आप अपने घर पे लेके नहीं आएंगे। अगर यहां से आप मुन्ना को ले आए अपने घर पे, तो फिर आपके घर पे कौन रहेगा? मुन्ना या आप, है ना? कितना खूंखार टाइगर है, लॉयन है सॉरी, तो वो आप तो रह नहीं पाएंगे। तो फिर वन्य जीवों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी 2008 में। वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा वो सबसे पहले भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी? तो उसका नाम आएगा वन विहार भोपाल। बोलो बच्चों। बेटा अगर क्लास समझ में आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक भी करें, बहुत कम लाइक है इसमें। अभी राष्ट्रीय उद्यान समाप्त होने वाले हैं और आप लाइक नहीं किए अभी, जल्दी से लाइक करें बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसी उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर, वन विहार को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में डेवलप किया गया है। आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया गया है। और बेटा सर्प उद्यान है, बट रेप्टाइल पार्क कहां था मालूम है अपन को? यहाँ केवल सर्प उद्यान है।
भोपाल में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं भोपाल के बारे में, उनकी चर्चा कर रहे हैं। बेटा क्लियर है, इसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में डेवलप किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी, एक प्रश्न करंट का ले लेते हैं। प्राणी मित्र अवार्ड, प्राणी मित्र अवार्ड 2020 डॉक्टर अतुल गुप्ता, अतुल गुप्ता। बेटा याद रखें, ये वन्य जीव अभ्यारण्य के डॉक्टर हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक पशु चिकित्सक हैं, उनका नाम है डॉक्टर अतुल गुप्ता। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक एनिमल के डॉक्टर हैं, नाम क्या बेटा? डॉक्टर अतुल गुप्ता को इनको इस वर्ष प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना बेटा, ये प्रश्न एमपी करंट अफेयर का है कि एमपी के किस व्यक्ति को प्राणी मित्र अवार्ड 2020 दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल गुप्ता को दिया गया है। या तो ऐसे पूछेंगे, या फिर डॉक्टर अतुल गुप्ता वर्तमान में किस नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं? तो नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। बोलो बच्चा, क्लियर है यहां तक? आगे चले। ओके, एक प्रश्न और है शानदार, वो भी सुन लीजिए। ये नाम सुने हैं, रामसर समझौता। सुना है बेटा? रामसर समझौता अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रामसर समझौता 1971 में हुआ था। इसमें जो दुनिया की आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि या बोलते हैं वेटलैंड, क्या बोलते हैं बेटा? वेटलैंड बोलते हैं। इसको लेके समझौता हुआ था रामसर में। और रामसर बेटा एक जगह है, ये पड़ती है ईरान में। याद रखना बेटा, ईरान में एक जगह है रामसर। इसी जगह पर 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर समझौता कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि रामसर समझौते में मध्य प्रदेश का एकमात्र आर्द्र भूमि या एकमात्र स्थल कौन सा है? प्रश्न क्लियर है? मध्य प्रदेश का वो एकमात्र स्थल कौन सा है जिसे रामसर समझौते के तहत आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? जल्दी से आंसर दे दीजिए बेटा। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश का एकमात्र भोपाल। सबसे बड़ा जू, हाँ बेटा कलकत्ता का है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बेटा, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थल, बिल्कुल सुनील त्यागी का आंसर बिल्कुल सही है, राजा भोज झील। बेटा क्या नाम है इसका? राजा भोज झील, या बोलते हैं भोपाल का तालाब। भोपाल का जो तालाब है, इसका नाम क्या है? राजा भोज झील। राजा भोज के नाम पर है, तो इसे शामिल किया गया है
और ये 2002 से शामिल है। बेटा कब शामिल है? 2002 से। तो याद रखें, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थल जो आर्द्र भूमि या वेटलैंड, अभी याद होगा आपको, फरवरी में वेटलैंड डे भी मनाए थे अपन, है ना, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसी आर्द्र भूमि या वेटलैंड के तहत एमपी का एकमात्र स्थल है, जिसे बोलते हैं राजा भोज झील भोपाल, इसको शामिल किया गया है। बोलो बच्चा, ये थे बेटा आपके राष्ट्रीय पार्क, जिनका अभी आप आनंद ले रहे थे। ऐसी आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। बोलो बच्चों। हाँ, 2 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। सुनील कह रहे हैं कि 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे मनाया जाता है। जिनको नहीं पता हो वो लिख लें, 2 फरवरी को हर साल आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं, है ना। और रामसर समझौते का संबंध किससे है? तो याद रखें, आर्द्र भूमि से है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, मैं समझ सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने कि राष्ट्रीय पार्क में और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। अब हम अभ्यारण्य ही पढ़ेंगे, सेंचुरी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सुन लीजिए बेटा। एक तो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, बेटा क्या होते हैं, और एक होते हैं अभ्यारण्य। तो बड़े तरीके से सुने बेटा, दोनों लिख दिए मैंने। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है हमेशा आरक्षित वनों में स्थापित किए जाते हैं। क्लियर है बेटा? और ये हमेशा संरक्षित वनों में स्थापित किए जाते हैं। बेटा वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, है ना। तो ये आरक्षित वनों में है और ये संरक्षित वनों में है। क्लियर है पहला अंतर। दूसरा, इन राष्ट्रीय उद्यानों में या आरक्षित वनों में किसी को भी बिना परमिशन के जाने की परमिशन नहीं होती। क्लियर है? इस प्रकार के वनों में या राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन इसमें स्थानीय निवासियों को कुछ शर्तों के साथ जाने की परमिशन होती है, रहने की परमिशन होती है, लकड़ी काटने की परमिशन होती है, और उस उधर से अगर कोई हाईवे निकला है तो निकलने की परमिशन होती है। पशुचारण की भी परमिशन होती है, इनमें नहीं होती। तो एक अंतर और 2 अंतर। तीसरा अंतर, ये किसी विशेष पशु, विशेष जीव को प्रोटेक्ट करने के लिए स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे घड़ियाल पालन केंद्र, है ना, सोनचरैया प्रोटेक्शन केंद्र, है ना, या मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दूध राज के लिए। तो ये किसी एक स्पेशल जीव को संरक्षित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। बच्चे समझ में आया कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है? बेटा कौन पूछ रहा था बेटा? ये जो पूछ रहा था बेटा, प्रश्न क्लियर हुआ? किसी बच्चे ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रीय उद्यान में और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। तो ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ? जल्दी से बता दीजिए बच्चा।
घाटी गांव, हाँ, सोन चिरैया के लिए घाटी गांव है ना। तो याद रखे बेटा, प्रश्न क्लियर है आपका? खुशी शर्मा, आपका प्रश्न क्लियर है? आपको समझ में आया बेटा? जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्लियर है, यानी कि सोन चिरैया के लिए घाटी गांव है और करेरा है ना। तो इनमें दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो ये बेटा राष्ट्रीय उद्यान पढ़े अपन ने, कुल 12 है। इसके बाद जो अभ्यारण्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और बेटा कल अपनी अंतिम क्लास होगी, होली की छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं और शायद क्लास कल बंद भी हो सकती है। अप्रैल में फिर क्लास शुरू होगी। तो बेटा जो भी समस्या है आप मुझे बता दें, है ना। चलिए बेटा, आज क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए बेटा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।